हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अखिलेश शुक्ला और देखो, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th का लास्ट पार्ट है, लास्ट वीडियो है। इससे पहले जितने भी वीडियो कवर किए गए हैं उसको आप एक बार जाकर देख लीजिए ताकि आपको ये समझने में दिक्कत ना हो। और देखो, जितने भी वीडियो है उसको आप एक बार देख लो अच्छे से ताकि आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर में ना हो। ठीक है, तो देखो, इससे पहले जो पार्ट कवर किए गए हैं उन सब पार्ट में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टाइप्स। तो कुछ टाइप्स अभी बचे हुए हैं, उनको हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, सातवां टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो, ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है इसको आप अगले चैप्टर में यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट में, ठीक है, बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ोगे। यहाँ पे हालांकि ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि ये क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एसिड, दिखाई दे रहा है एसिड। तो एसिड एक कंपाउंड होते हैं, एक तरह के कंपाउंड होते हैं जिनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है। ठीक वैसे ही बेस एक कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड, जिनकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं आपको, तो ये जो एसिड है वो टेस्ट में खट्टा लगता है और जो बेस है वो टेस्ट में कड़वा लगता है। और भी प्रॉपर्टीज हैं इन दोनों के जिनको कि हम अगले चैप्टर में बहुत ही विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या बन रहा है, सॉल्ट और वाटर। यही जो आप इक्वेशन देख रहे हो, रिएक्शन देख रहे हो, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बेसिकली होता क्यों है ये, तो देखो, एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, अगर एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो बेस मिला दो। जैसे ही बेस मिलाओगे तो एसिड का इफेक्ट कम हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और न्यूट्रलाइज होकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। जैसे कि आपके पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तब आप बेस लेते हो। ठीक है, आप बेस लेते हो, जैसे ही आप बेस लेते हो तो वो एसिड को क्या करता है, पेट में न्यूट्रलाइज कर देता है और अंदर पेट में आपके क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर। जैसे कि ये देखो HCl, ये देख रहे हो, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड एक एसिड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है एक बेस। जैसे ही इन दोनों को मिलाया, एसिड को बेस में मिलाया, तो प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड। ये वही नमक है जो आप खाने में यूज करते हो, ये खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड। और साथ में क्या बन गया, वाटर। तो आप समझिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एसिड के इफेक्ट को बेस मिलाकर कम करना। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देना। या फिर आपको अगर बेस के इफेक्ट को कम करना है तो आप उसमें एसिड मिला दो, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रल कर दोगे आप। और न्यूट्रल करने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो आपके सामने हैं, क्या बनते हैं, सॉल्ट बनते हैं और वाटर बनते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जब भी सॉल्ट बनेगा हमेशा खाने वाला ही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो इसमें आपने क्या मिलाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपने जैसे ही इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपको जो सॉल्ट मिला यहाँ पे वो क्या मिला, पोटेशियम सल्फेट। हाँ, ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है, ये एक प्रकार का सॉल्ट है, सॉल्ट की कैटेगरी में आता है लेकिन खाने वाला नहीं है। और साथ ही क्या बना, वाटर। तो वाटर तो बनेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे एसिड और बेस को मिलाने से, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दीज रिएक्शंस एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर। यहाँ पे ये एक ऐसा रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एसिड में अगर आप बेस मिलाओगे तो एसिड की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी और बेस की भी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा जो होगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब आगे देखो, आठवां और थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो देख रहे हो ना आप, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आगे आने वाले 11th 12th क्लास में आपको ये बहुत मिलने वाला है। तो देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज
अब दो चीजें हैं डिफाइन करने के लिए ऑक्सीडेशन को। पहला तो ये कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, या फिर दूसरा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड। तो आप समझना, मैं आपको समझा रहा हूं कि है क्या। आप अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करते हो, क्या करते हो, ऑक्सीजन ऐड करते हो, तो आप कहोगे कि वहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो ये है कैल्शियम, कैल्शियम में यहां पे क्या ऐड कर रहे हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस ऐड कर रहे हो ना। तो जैसे ही आप कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और ऑक्सीडेशन के बाद जो कंपाउंड बना वो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक और तरीका है, एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का। एक तो ये है कि आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा ये है कि आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो किसी भी कंपाउंड से। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है दो HCl के मॉलिक्यूल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यहाँ पर दो। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली दो हाइड्रोजन निकाल लिया गया यहाँ से, दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन थे यहाँ पर, देखो। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन को निकाल लिया गया, रिमूव कर दिया गया, तो बचा क्या, सिर्फ क्लोरीन बचा दो। ठीक है, तो ये जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है इसको भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, या तो आप किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करो तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर आप हाइड्रोजन रिमूव करो किसी कंपाउंड से तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आया आपको ऑक्सीडेशन क्या होता है। अच्छा, वैसे रिडक्शन क्या होता है, तो देखो रिडक्शन इज डिफाइंड एज, तो इसको भी दो तरीके से डिफाइन करते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड। अगर आप किसी कंपाउंड या एलिमेंट में हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हो, यानी कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो उस एलिमेंट या कंपाउंड का रिडक्शन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या था, आप ऑक्सीजन ऐड करोगे और हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो ऑक्सीडेशन होगा। इसमें क्या है, आप हाइड्रोजन ऐड करोगे और ऑक्सीजन रिमूव करोगे, ठीक उसका उल्टा। तो देखो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, यहाँ पर एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन इज एडेड टू ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब ये देखो ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, हाइड्रोजन ऐड किया गया है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ पे नीचे दूसरा एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें से देखो तो क्या हुआ है, जरा रिएक्शन को ध्यान से देखो, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन था कि नहीं था, था ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ही ऐड किया, तो एक तो हाइड्रोजन ऐड किया तो हो गया इस कंपाउंड का रिडक्शन, हाइड्रोजन जैसे ही ऐड किया इस कंपाउंड का रिडक्शन हो गया। लेकिन जरा देखो यहाँ पे एक चीज और हो रही है, क्या पहले यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और रिएक्शन के बाद देखो क्या ऑक्सीजन है, नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन तो हुआ ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी यहाँ से देखो रिमूव हो गया है, हट गया है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे और ऑक्सीजन रिमूव करोगे किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में तो उसको आप रिडक्शन बोलोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो हर सब्सटेंस जो किसी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर दे, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज कर दे किसी एलिमेंट और कंपाउंड को, अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि पोटेशियम पर मैंगनेट, ये एक एग्जांपल है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है सब्सटेंस को, एलिमेंट्स को। ठीक है, ऑक्सीजन देखो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद ऐड होकर, और देखो यहाँ पे आयरन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहा है, फेरिक ऑक्साइड। ये जो देख रहे हो आप फेरिक ऑक्साइड, देखो ये आप देख रहे हो आयरन, लोहा। ठीक है,
अब देखो ये ऑक्सीजन आया और इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड। यही वजह है कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो आयरन है ना उसमें जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है आयरन का, ऑक्सीडेशन होने की ही वजह से। इसलिए हम आयरन को क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस ना हो और आयरन में जंग ना लगे, रस्टिंग नहीं हो आयरन का। देखो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, ठीक है, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जैसे ही ऐड होगा इसमें, देखो ये क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये CuO, इस कंपाउंड का नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब देखो जैसे ही हाइड्रोजन आया, ये तो है एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो भैया ऑक्सीजन को निकाल देगा, तो जैसे ही यहाँ पे आया तो देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया ना, रिएक्शन के बाद सिर्फ कॉपर बच गया और वाटर बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम होता है आपको समझ में आया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, समझ रहे हो। और रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी कंपाउंड से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। अब देखो होता क्या है कभी कभी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। अगर ये दोनों प्रोसेस एक साथ हुए, यानी कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ, उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हुआ, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली। तो मैं बता दूं कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ये हमेशा एक साथ होता है, ठीक है, ये हमेशा एक साथ होता है, इसको तुम्हें याद रखना है, ये हमेशा एक साथ होता है। अगर कोई सब्सटेंस ए है, ठीक है, ए अगर किसी बी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर कोई ए सब्सटेंस है बी को ऑक्सीडाइज कर रहा है वो, तो बी ए को उसी समय रिड्यूस कर देगा। समझ रहे हो? अब नहीं समझ रहे हो तो एग्जांपल से समझो। यहाँ पे एग्जांपल देखो, जरा देखो, ये है कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड किया गया। हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जरा देखो एक बार, क्या यहाँ पे रिएक्शन के बाद कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया क्या? हाँ बिल्कुल निकल गया। यहाँ पे सिर्फ कॉपर है ना कॉपर। तो अगर कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। अब जरा हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे H2O होगा, ठीक है, यहाँ पे O लिख लेना, ये वाटर होगा। अब जरा देखो हाइड्रोजन, रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन के साथ कुछ भी था? नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद देखो हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया है? ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ? क्या हुआ हाइड्रोजन का? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखो एक ही केमिकल रिएक्शन में, एक ही केमिकल इक्वेशन में दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। कॉपर से ऑक्सीजन जा रहा है, लूज हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन देखो यहाँ पे रिमूव हो रहा है ना, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ? क्या हुआ? कॉपर का रिडक्शन हुआ। और हाइड्रोजन को देखो जरा, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है H2O, तो इसने ऑक्सीजन को गेन किया, इसमें ऐड हो गया ऑक्सीजन, इसका क्या हुआ? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में, एक ही इक्वेशन में हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब आगे देखते हैं। अब अगला जो टाइप है ये है कंबशन रिएक्शन और बर्निंग। तो सिंपल कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है जलना, ठीक है। तो देखो किसी भी कंपाउंड में या एलिमेंट में जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में जब आप ऑक्सीजन ऐड करते हो ना, तो उसी को आप बोलते हो जलना, कंबशन।
जैसे कि यहाँ पे कार्बन देखो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यानी कि कार्बन सिंपल यहाँ पे क्या जल रहा है। तो जलने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और हीट और लाइट, देखो जब भी कोई चीज जलती है ना तो हीट जरूर प्रोड्यूस होगा और लाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबसन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि कंबसन एक फास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि कंबसन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो कंबसन होगा, ठीक है। तो आप इसको एक फास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। अब देखो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो CH4 मीथेन, ये कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है, इसका जलना ये भी एक कंबशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब है कंबशन होना। देखो फिर से यहाँ पे CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, हीट बनेगा और लाइट जनरेट होगा। आपने देखा होगा कि जब भी कोई चीजें जलती है उसमें से धुआं निकलता है, उसी को आप CO2 बोलते हो। जब आप वहां पे हाथ लगाते हो तो आपके हाथ पे मॉइस्चर आ जाता है, आ जाता है ना, देखो वाटर भी बनता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये अगला इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देखो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये है, ये एक मिनिमम टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जो बिल्कुल जलने से, कंबशन से पहले अटेंड करता है कोई सब्सटेंस, ठीक है। द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस हैज टू बी हीटेड बिफोर इट कैन बर्न, यानी कि जलने से जस्ट पहले, एकदम तुरंत पहले जो टेम्परेचर कोई सब्सटेंस अटेंड करता है, ठीक है, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस डिफर करता है, ठीक है। एक ही सब्सटेंस को अगर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में तुम लेके जलाओगे ना तो उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो ये है लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, दिखाई दे रहा है। ये देखो माचिस से जब तुम लकड़ी के बड़े टुकड़े को जलाओगे तो ये जलने में काफी समय लेगा, लेगा ना। लेकिन अगर आप इस लकड़ी को छील देते हो, ठीक है, जब आप इसकी थोड़ी सी परत निकाल लेते हो और फिर ऐसे कुछ इस तरीके से रख के और फिर जलाते हो तो ये जल्दी जलने लगता है। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर जो है, ठीक है, वुड का, ये यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर कम है, समझ रहे हो। यहाँ पे तुरंत आग लग जाती है बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर जो है यहाँ पे, वो जो मिनिमम टेम्परेचर है जलने से पहले जो अटेंड करता है कोई सब्सटेंस, वो यहाँ पे कम होगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा होगा सेम सब्सटेंस के लिए। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल देख रहे हो ना, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एग्जांपल। पहले तो ये समझ लो कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस दो तरह के होते हैं, एक व्हाइट फॉस्फोरस और एक रेड फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता है 308 केल्विन और रेड का होता है 533 केल्विन। तो देखो सेम सब्सटेंस है लेकिन इग्निशन टेम्परेचर बदल गया ना। वैसे ही देखो, अगर आप ये कागज, ये कप देख रहे हो, अगर आप इस कप को बिना पानी रखे ऐसे ही सिंपल जलाते हो तो क्या होता है, तुरंत जल जाता है ये। लेकिन आप इसमें पहले पानी डाल दो, ठीक है, पानी डालने के बाद क्या करोगे, इसको इसको हीट करो, ठीक है। अब देखो अब ये नहीं जलेगा, अब ये कप नहीं जलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, व्हेन अ वाटर फिल्ड पेपर कप इज प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम द वाटर गेट्स हीटेड बट द कप डज नॉट बर्न, दिस अवे द हीट फ्रॉम द कप। ये क्या करता है कि हीट को पानी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है यहाँ पे, ठीक है। हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, ठीक है। पानी जो है वो इग्निशन टेम्परेचर जो कागज का था वो अटेंड ही नहीं करने देता। यानी कि जैसे कि अगर पानी नहीं है, बिना पानी के अगर तुम इसको जलाओगे कागज को तो क्या होगा, तुरंत आग लगेगी, तुरंत जलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी डालते हो, पानी हीट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, ठीक है, और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है, अटेंड ही नहीं करने देगा, बढ़ा देगा। आप जलाते रहो, पानी हीट लेता रहेगा और ये कप नहीं जलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। फिर आगे देखते हैं।
अब ये एक आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेंसिडिटी। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है। तो देखो, जो फ्रेश फूड होते हैं, ताजा जो फूड होता है जो फैट और ऑयल कंटेन करता है, वो काफी अच्छा खुशबूदार महकता है हमको, है ना, खुशबू आती है। लेकिन लेकिन जब आप क्या करते हो, जब आप कुछ दिनों तक उसको हवा में खुला छोड़ देते हो, एक्सपोज टू एयर, आप जब उसको हवा में खुला छोड़ देते हो कुछ दिनों के लिए, तो वो गंदा महकने लगता है, अनप्लीजेंट महकने लगता है और फ्रेश नहीं रहता। इसी फिनोमिना को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और ये रेंसिड, और हम कहते हैं कि फूड जो है हमारा वो रेंसिड हो गया है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे हो जाता है उस फूड का ऑक्सीडेशन, यानी कि उस फूड में जो फैट और ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। जैसे कि बटर, घी, बॉइल्ड राइस, इन सबको आप जब खुला छोड़ोगे तो ये महकने लगते हैं, बदबू देने लगते हैं कुछ दिनों बाद। तो आप कहते हो कि यहाँ पे रेंसिडिटी हो गया, फूड हमारा रेंसिड हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बहुत दिनों तक उसे एयर में एक्सपोज कर दिया, खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो, अब अगर आप चाहते हो कि आपका फूड रेंसिड ना हो, रेंसिडिटी का जो फिनोमिना है वो ना हो, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, कुछ प्रोटेक्शन देना होगा आपको। तो देखो क्या क्या देना होगा आपको। कुछ सब्सटेंस जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन ही नहीं होने देते, उसको आप उसमें ऐड कर दो, तो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, फूड में ऐड कर दो। या फिर आप फूड मटेरियल जो भी है उसको लो टेम्परेचर पे रखो। अगर आप कम टेम्परेचर पे रखोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, फ्रिज में रखते हैं चीज़ों को, तो उसमें बदबू नहीं आता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। या फिर आप एयर टाइट कंटेनर में रखो, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं उसमें रखो, टाइट करके अच्छे से ढक्कन बंद करके फूड को प्रिजर्व करो। आपने देखा होगा कि मार्केट में जो चिप्स के पैकेट होते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह, वो थोड़े से आपको फूले हुए दिखाई देंगे, ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ भरा हुआ है। उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, और ये इसलिए भरा जाता है नाइट्रोजन गैस, ताकि उसमें जो फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, और वो खराब ना हो। इसीलिए वो लंबे समय तक पैकेटिंग उनकी चलती है और वो खराब नहीं होता। तो चलो, ये चैप्टर तो यही खत्म हो गया। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे ये क्वेश्चंस। तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, ठीक है, आप अपने हिसाब से ट्राई करो, ठीक है, और मुझे बताओ कमेंट में कि कौन कौन सा आंसर आपको इसमें सही लग रहा है, ठीक है। तो चलो, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, फिर अगले चैप्टर के साथ जल्दी वापस आएंगे। थैंक यू।